इस समय हम एक ऐसी संघर्षी और कहें सियासती ज़मीन पर मौजूद हैं जहां से एक कम उम्र की लड़की जिसने राजनीति में एक ऐसा इतिहास रचा है, जो 3 बार लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। कहते हैं जहां चाह बड़ी होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। जी हाँ, 3 बार इलेक्शन हारने के बाद भी यूपी की मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार रही हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मायावती जी की। मैं आपको बता दूँ, इस समय मैं उनके पैतृक गांव बादलपुर में मौजूद हूँ। मायावती जी ने बादलपुर में काफ़ी विकास किया है, लाइब्रेरी बनवाई है, पार्क बनवाया है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो बादलपुर में क्या विकास हुआ है, आइए हम आपको ले चलते हैं बादलपुर में। हम आपको दिखाते हैं कि बादलपुर ये वही गांव है जो मायावती का पैतृक गांव है। कहते हैं कि मायावती ने इस गांव में काफ़ी काम किया है। हम आपको भी बादलपुर की हालत दिखाते हैं, इस समय मौजूदा हालत क्या है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये बादलपुर, ये वही बादलपुर है आज पूरा जो बेहाल पड़ा है। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, खबर लेने वाला नहीं है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री का गांव है, विकास के लिए कहें तो यहाँ पहले इतना विकास था, चमचमाता बादलपुर था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए यहाँ क्या विकास किया है। हम आपको दिखा दें, इस जो जगह है यहाँ पर गंदगी कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है, सड़कें हैं वो बेहाल पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। जो आप देखिए, ये जनता इसी सड़क से निकलती है, यहीं से लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं। आज हम ऐसे ऐतिहासिक गांव में मौजूद हैं जहां की एक लड़की जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। आप समझ रहे होंगे हम बादलपुर की बात कर रहे हैं। ये ऐसा गांव है जहां बच्चों के पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, एक हेलीपैड है और यहाँ पक्के मकान भी हैं, सीसी रोड है। लेकिन बात करें सफाई की तो अंदर घुसते ही सड़कों पे कीचड़ है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बादलपुर के प्रधान जी ज्ञान नागर जी मौजूद हैं। सर, अभी हम जब अंदर घुसते हुए आए आपके आपके गांव में बहुत सारी व्यवस्था हैं, लेकिन बात करें सफाई की तो इतनी जो रोड पर गंदगी है, कीचड़ है, इसकी क्या वजह है? वजह यह है जी, वो नाला जो है वो अथॉरिटी के अधीन है नाला। तो जो गांव के सफाई कर्मचारी हैं वो भी नहीं करते उस पर काम, और सालों से अथॉरिटी भी उसे नहीं देख रही। तो इस वजह से उसमें जो गंदगी कीचड़ भर गई और उससे नाले के मतलब रोड पे भी पानी चढ़ गया। तो इस वजह से हमारे गांव में जो पहले जोड़ था वो जोड़ नहीं है, मतलब कागजों में है लेकिन जोड़ वैसे नहीं है। वो उसमें रड़ा हुआ, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने जो क्या है उसको मत्स्य पालन में दे दिया, लेकिन कागजों में नहीं दिया। कागजों में जोड़ है, लेकिन जोड़ अगर जोड़ भी खुद जाओ हमारे गांव को तो भी समस्या सॉल्व हो जाओ, क्योंकि जोड़ में पानी चले जा, रोड पे पानी नहीं चढ़ेगा। अब जब जोड़ में पानी नहीं जाता तो फिर पानी रोड पे चले जाता हो। बाकी अथॉरिटी वाले से भी कहते रहते हैं हम, उन्होंने बेचारे ने वैसे कहने लगा मशीन कल भेजी भी, अब जब भेजिए तो रोड पे सगड़ा मलबा गिर जाती, इस वजह से गाँव में कीचड़ हो रही है। अथॉरिटी की तरफ से आपको क्या जवाब दिया जा रहा है? इसके लिए आपने उनको कोई पत्र भी लिखा होगा, बातचीत करने की भी कोशिश की होगी, तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जो ठेका हो जाएगा इसको अब आगे के लिए गंदगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सालों से ठेका नहीं किया था। अब जैसे ठेका हो जाएगा तो साफ़ सफाई हम करा देंगे इसकी। लेकिन वो साफ़ सफाई उसकी मूल समस्या नहीं है। वो कम से कम नाले साफ़ सफाई होकर नाले तरीक़ा से फेरके से बने और वो रोड कम से कम 1.5 फुट ऊँचा फेरके से हो। ये मुख्यमंत्री जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका गांव है। जब वो थी तो इस गांव में बड़े बड़े लोग जो थे, नेता लोग, वो भी यहाँ इनका जमावड़ा लगा रहता था। यहाँ अधिकारीगण जो है हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन आज क्या ऐसी वजह है कि आप लोग अपनी समस्या को बता रहे हैं? इस गांव की जो हालत है वो बहुत बेहाल हो चुका है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो तो सरकार को फ़र्क लग जाता हो ना। जब बहन जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री की वजह से तो जो पूरा काम होता था। अब जब बहन जी की सरकार नहीं है तो गाँव की कोई सुनता भी नहीं है फिर, क्योंकि जब अथॉरिटी के रात दिन अधिकारी गांव में ही रहते थे, अब अधिकारी को झोंकने नहीं आता गांव में देखने क्या समस्या है, कोई परेशानी है या नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे। तो जो मायावती जी हैं वो कभी आती हैं गांव में, जानने आती क्या समस्या है, मतलब आप लोगों से बातचीत करती हैं, हालचाल लेती हैं कभी गाँव को लेकर? नहीं, बहन जी जब कभी मुख्यमंत्री थी जब ही आई थी गाँव की समस्या सुनने। बाकी उसके बाद बहन जी हमने कहने का मतलब देखी नहीं है। अब अगर उनकी कोठी है पल्ली तरफ, अगर वहाँ आती हों तो पता नहीं, बाकी वैसे नहीं आई हूँ पब्लिक से मिलने को, बातचीत करने को।
आपको क्या लगता है बहन जी इतने साल तक 4 बार मतलब मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन बहन जी अब ना गांव का हालचाल ले रही हैं, ना राजनीति में सक्रिय नज़र आ रही हैं, क्या वजह है इस सब की? देखो ये तो बहन जी का दिमाग ही बताएगा क्या वजह है कि जो बहन जी गांव में भी नहीं आ रही हैं और राजनीति में भी इतना रिस्क नहीं ले रही, तो ये तो बहन जी बताएंगी ना, हमें बहन जी के दिमाग की क्या पता लग सके। वो तो एक मुख्यमंत्री लेवल के वह हैं, हम एक गाँव के आम नागरिक हैं, तो हम थोड़ी बता सकें इस बात। कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है। आज हम उसी हौसले से भरे एक घर या फिर कहें धरती पर मौजूद हैं, जहां एक ऐसे हौसलों से भरी हुई उड़ान ने जन्म लिया। हम आपको दिखा दें, ये वही घर है। आप देखेंगे कि इसकी दीवारें या फिर कहें चौखट, हर चीज़ एक हौसले, एक संघर्ष को बयां करती है। ये एक ऐसे संघर्ष को, एक ऐसी लड़की जिसने दलित समाज में जन्म लिया, पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। हम आपको बता दें, आगे बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं मायावती जी की ही बात कर रही हूँ। मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं उनके पैतृक आवास पर मौजूद हूँ, जहां भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी है, जिनके आदर्शों पर वो पली बड़ी हैं, उनके आदर्शों पर ही चली हैं। हम आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके घर का जो संरक्षण कर रहे हैं विक्रम जी मौजूद हैं। विक्रम जी, आप कब से इस घर में रह रहे हैं? मैं 2006 से रह रहा हूँ। तो आप इस घर में रह रहे हैं, काफ़ी स्मृतियां आपकी इस घर के साथ जुड़ गई होंगी। मायावती जी का जो बचपन था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहन जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जन्म तो उनका दिल्ली में हुआ था, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ कुछ ही साल की थी, यहाँ से फिर वो चली गई थी अपने ननिहाल। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई वगैरह जो भी है जो किया है, LLB करी, उसके बाद उन्होंने टीचिंग करी है, स्कूल में मतलब टीचर पढ़ाती थी। और उनके बाद फिर उन्होंने संघर्ष तो काफ़ी किया है बचपन से लेकर, जिद्दी टाइप की थी वो बहुत, कि जो उनको करना है वो करना है। तो किसी से डरती नहीं थी, निडर थी वो, बचपन से ही निडर थी। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई करके फिर मान्यवर कांशीराम साहब के संरक्षण में चली गई हैं। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने बताया, तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए सीढ़ी बाई सीढ़ी अपना जो लक्ष्य था उन्होंने पा लिया। अब आप खुद ही आप देख लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री इतने बड़े उत्तर प्रदेश की रही हैं, तो आप उनके संघर्ष को तो आप खुद ही स्वतः ही पहचानिए कि एक लेडीज़, एक लड़की होने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बाद 4 बार मुख्यमंत्री एक दलित समाज से होना बहुत बड़ी बात है। आप इस घर में रह रहे हैं, हम आज इस घर में आए। ये घर काफ़ी एक दर्शा रहा है, कहें तो एक ऐतिहासिक घर भी है, जहाँ मायावती जी की कुछ चीज़ें जो सामने आ रही, लग रहा है कि ये घर उनकी स्मृतियों को बयां कर रहा है। इसके दरवाजे देखें या फिर इसकी जो पत्थर लगा है, वो कहना चाह रहा है कि यह संघर्ष की उस बुनियाद पर बना है। तो आप मायावती जी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? लोगों के लिए क्या मोटिवेशन देता है? देखिए, मायावती जी के संघर्ष को मैं ऐसे देखता हूँ कि बहन जी बहुत संघर्षशील नेता रही हैं, बचपन से ही संघर्ष रहा है। मौजूदगी इसमें बादलपुर गांव में है। आपने हमारे साथ बादलपुर का इतिहास जाना, मायावती जी का संघर्ष जाना। आज हम उसी बादलपुर की एक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी गांव वालों ने मायावती जी से प्रेरित होकर, और एक युवा समिति है उनके द्वारा बनवाई गई है। हम आपको बता दें, ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम जो है ये बाबा मनोहर सिंह गुर्जर के नाम पर रखा गया है, जो अच्छेजा से आकर उन्होंने ये बादलपुर गांव की स्थापना की थी। ये जो लाइब्रेरी है, इस पर एक कोटेशन बहुत अच्छी लिखी है, शिक्षा का मकसद है खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। ये इनका देखिए कितना अच्छा थॉट है, जो दर्शाता है कि मतलब खाली दिमाग कहते हैं तो शैतान का घर होता है। गांव में वैसे भी लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती, अगर लाइब्रेरी की सुविधा है तो बच्चे पढ़ सकते हैं। हम आपको दिखाएं, इस लाइब्रेरी में जो है सभी तरह की व्यवस्था की गई है, इंटरनेट लगवाया गया है, AC की व्यवस्था है। और देखिए लाइब्रेरी में घुसते ही कितना अच्छा इन्होंने एक कोट लिखा है कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये जो कोट्स है ये सबको प्रभावित करता है कि आप अपनी मेहनत का गुणगान मत कीजिए, आप मेहनत इतनी अच्छी कीजिए कि जब आप सफल हो जाएं तो सफलता ही इतना शोर मचाए कि लोग आपको पहचानने लग जाएं। ये देखिए, ये लाइब्रेरी हम आपको दिखा दें। यहाँ आज संडे की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए हैं पढ़ने, बाकी इस गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ कर अपनी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं। हम आपको कुछ विद्यार्थी से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस की। तो स्टेट पुलिस में ही आप क्यों जाना चाहते हैं? वैसे इस घर के घेरे सरकारी लग। अच्छा जी, मतलब आपका सपना स्टेट पुलिस में ही जाना है जी।
अभी हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं, इनसे जानेंगे किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन जी, ये बताइए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? स्टेट पुलिस का। स्टेट पुलिस की आप भी? आपका स्टेट पुलिस में जाना सपना है या फिर सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए स्टेट पुलिस में जाना है? मैं अपने प्रदेश में पुलिस में लग के देश की सेवा मतलब प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रदेश की सेवा आप किस अंदाज में करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस में और भी लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे अलग हटकर क्या करना चाहते हैं? मैं मतलब जो भी प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल के अंदर जो भी कुछ है उसमें कुछ करना चाहूँगा। आजकल जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अब किन पर जो मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगे, आपको लगता है कि आप जाने के बाद उन मुद्दों पर अच्छे से काम करेंगे? ये जो है मतलब छेड़छाड़ के मामले जो हैं या फिर मतलब स्पोर्ट्स में जो मतलब बालक खेल ना पाते उनकी मदद करना टाइप में ऐसा, या जो कोई पढ़ ना पाता किसी और कारण से उनकी मदद करना चाहिए। इस लाइब्रेरी की खुलने के बाद से आप लोगों को किस तरह की मदद मिली है, कितनी मदद मिली है? हम पहले यहाँ जाए रहे झाल में, सादापुर की झाल है, वहाँ लाइब्रेरी, वहाँ जाए रहे, वहाँ जाने में आधा घंटा लग जाए और फिर आने में आधा घंटा, 1 घंटा तो वो होगा। उसके बाद में वहाँ पे भी करना पड़ेगा, 700 रुपये ले पर मंथ के। उसके बाद में फिर वहाँ जाने, जैसे अगर घर कुछ काम आ गया वहाँ से आगे तो फिर हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि फिर दूर पड़े, टाइम लगे। अब यहाँ जब से खुली है, एक तो टाइम बच गया जो ट्रैवल टाइम है, एक पैसे बच गए जो हम पैसे देते थे, उसके अलावा जो वहाँ मतलब जो भी फैसिलिटी वहाँ थी वही सब फैसिलिटी यहाँ है। यहाँ फिर हम रात में लेट तक पढ़ सकते हैं, हम वहाँ रात में लेट तक नहीं पढ़ सकते थे, घर आना होता था 7 बजे 8 बजे, तो यहाँ हम आराम से रात को 2-3 बजे तक ये लाइब्रेरी खुली रहती है, 3 बजे तक पढ़ते हैं रात को। आज हमारे मतलब जो टीम इसमें पढ़ते हैं बाप बच्चे, और उनका क्रिकेट मैच है, वो मैच चल रहा है, वो वहाँ खेल रहे हैं। बाकी इसमें हम 13 से 14 लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर ही स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये सचिन जी ने कितना अच्छा बताया कि पहले ये दूसरी जगह जाते थे जहाँ इनको ट्रैवल में भी समय लगता था, काफ़ी कठिनाइयों के बाद पढ़ने आते, लेकिन अब इनके गांव में लाइब्रेरी होने से इनको काफ़ी सुविधा मिली है। रात में जितने बजे तक चाहें आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको दिखा दें, ये गाँव वालों की पहल या फिर कहें एक अच्छी सोच की वजह से सफल हो पाया है। अब देखिए यहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर इसकी व्यवस्था की गई है, यहाँ बिजली की भी पूरी व्यवस्था है। आप लाइब्रेरी को देखिए, ये लग ही नहीं रहा है कि एक गाँव की लाइब्रेरी है। गांव को किस तरह से डेवलप किया है इन लोगों ने, ये तो आप सब देख सकते हैं। कहते हैं बच्चों का जो भविष्य होता है वो शिक्षा से ही आगे बढ़ता है, मूलभूत अधिकार है शिक्षा। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। लेकिन ये मायावती जी का गांव है, तो उनके कदमों पर चलते हुए जिस तरह से यहाँ पर एक सफल प्रयास किया गया लाइब्रेरी को बनाने के लिए, काफ़ी सराहनीय।